IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। मैं भी ठीक हूँ। तो आज किस विषय को लेकर पुलियाबाजी होने वाली है? एक ऐसा विषय जिस पर हम लोग हमेशा बात करते ही रहते हैं, वो जो है लोक नीति। और ये बड़ी जबरदस्त बात हुई कि पिछले 1-2 साल में बड़ी अच्छी किताबें आ रही हैं लोक नीति के ऊपर, और जो कि भारत के ऊपर केंद्रित हैं। तो जैसे मैं जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा था, और सौरभ आपने भी जब जीसीपीपी किया होगा, तब एक ही किताब थी, वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया वाली। तो वो भी काफी अच्छी किताब थी, लेकिन वो थोड़ी एकेडमिक तौर पे लिखी गई थी, जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए लिखी गई थी। लेकिन पिछले 1-2 साल में काफी अच्छी किताबें आई हैं जो लोक नीति में लोगों को वापस ला रही है, और तो जैसे बोलते हैं ना, पुटिंग द पब्लिक बैक इन पब्लिक पॉलिसी वाली किताबें। तो वैसी एक किताब इसी साल आई थी, केज टाइगर, हाउ टू मच गवर्नमेंट इज होल्डिंग इंडियंस बैक, जो कि सुभाशीष भद्रा ने लिखी है। और सुभाशीष इस किताब के लेखक होने के अलावा एक फिनटेक स्टार्टअप में काम कर चुके हैं, और अभी एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभाशीष। हम लोगों ने सोचा है आपकी किताब के बारे में और बातें करते हैं, और लोक नीति को और एक एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू, धन्यवाद। सुभाशीष, हम लोग हमेशा शुरू से शुरू करते हैं, तो आप बताइए आपने ये किताब क्यों लिखी? क्योंकि आप तो वैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, और कभी सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं। तो ये लोक नीति के ऊपर एक किताब लिखने का कारण क्या था? थिंक बचपन से ही काफी इंटरेस्ट रहा है लोक नीति में, और इसलिए जब काम भी कर रहा था तब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इन सब में इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड मी, ये नोटिस किया कि ज्यादातर जो मेरे उम्र के लोग हैं, जेन जी, मिलेनियल जिन्हें कहते हैं, उस आयु के लोग ज्यादा पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। उनके लिए पॉलिटिक्स एक डर्टी वर्ड बन चुका है। तो इवन घर के अंदर भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स ले लें आप, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स पे, वो होते हैं ओल्डर जनरेशन, 40-50 प्लस। तो जो यंगर लोग है वो कर रहे हैं। और ये मुझे बड़ा ही विचित्र चीज लगा, क्योंकि अगर आप सोचे तो इंडिया है तो बड़ी यंग कंट्री, मीडियन एज कुछ 27-28 की है। तो अगर आपके बल्क ऑफ योर पॉपुलेशन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिक्स में, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। इस वजह से मैंने कहा कि हाउ कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यंग पीपल अबाउट पॉलिटिक्स, इनको पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में कैसे वापस लाया जाए। एंड दो चीजें मेरे दिमाग में आई। एक तो कि ये जो जनरेशन है, इन्हें जो पॉलिटिक्स के साथ बहुत ही मतलब एक तरीके का अग्रेशन जो आता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज में लोग आइडियोलॉजीज में, पोजीशंस में चले जाते हैं, वो उनको पसंद नहीं आती है। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने ही कहा कि लोक नीति पे जो काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत एकेडमिक लिखी गई थी। सो एक राइटिंग इट इन अ लैंग्वेज जो उनको समझ में आए, जो कि यूजिंग पॉइंट्स जो उनको याद रहे, इंस्टेंसेस, एपिसोड्स, एग्जांपल्स। तो ये दो चीजें मुझे करनी थी, और इस वजह से ये जो बुक लिखी है मैंने, बहुत ही एक्सप्लिसिटली इस आइडिया से लिखी है कि कैन वी गेट जेन जी एंड मिलेनियल्स बैक इन द कॉन्वर्सेशन ऑन पॉलिटिक्स। तो सिर्फ बुक लिखने का ये जो तरीका था वो नहीं था, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी मैंने काफी सारे रील्स बनाए, बहुत ही इंस्टाग्राम फर्स्ट अप्रोच यूज किया इसको डिसेमिनेट करने का। बट दैट वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग द बुक। तो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा इसमें शुभाशीष? मतलब ये तो तुम्हारी इंटेंशन थी, रिस्पांस कैसा रहा? जेनजी लोगों ने इग्नोर मार दिया या एंगेज किया, या फिर बोला एंगेज किया लेकिन बोला यार बोर क्यों कर रहे हो, ये सब तो अंकल लोगों वाली बातें हैं? तो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा एक बार बुक लिखने के बाद? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई नो कि प्रणय ने भी रिसेंटली बुक लिखी है, उनकी एक और बुक आ रही है। उनको तो ये पता ही होगा कि इंडिया में लोगों से कुछ 500, 600, 700 रुपए खर्च करवाना एक बुक के ऊपर बहुत ही कठिन काम है। तो मतलब उस हिसाब से ऐसी जनरली बुक बेचना बहुत ही मुश्किल चीज होती है, जहां पर इंडिया में बेस्ट सेलर भी कुछ हजारों कॉपीज बेचती है। तो वो डिफिकल्ट तो था ही ये काम। लेकिन आई थिंक जिन्होंने बुक पढ़ी उनको ये बुक बहुत इजी लगी कि काफी स्टोरीज यूज की हैं, एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, ज्यादा एकेडमिक वर्ड्स ने यूज किए हैं। तो उनके लिए ये बुक पढ़ना काफी सिंपल था।
तो अभी तक किसी भी यंग पर्सन है कि ये तो नहीं कहा कि हम बोर हो गए। अगर क्रिटिसिज्म कुछ भी आया है तो वो ये आया है कि ये बुक मतलब इतनी नुआंस्ड नहीं है, इतनी डिटेल्ड नहीं है जितनी हो सकती थी, और वो बहुत ही डेलिबरेट स्ट्रेटेजी थी। ज्यादा नुआंस और ज्यादा डिटेल हो गए तो यू लूज योर ऑडियंस। तो उस वजह से आई थिंक रिसेप्शन काफी अच्छा रहा है। और जनरली ऐसी बुक्स, मेरी तो यही उम्मीद है कि ये बुक है, प्रणय की बुक हो गई, काफी सारी बुक जो रिसेंटली आई हैं, वो एक बॉडी ऑफ वर्क बन जाती है जो कि कलेक्टिवली ओवर सेवरल इयर्स, नॉट जस्ट इन अ फ्यू मंथ्स, ओवर सेवरल इयर्स विल शो सम इम्पैक्ट। तो वो होप है एंड वो अभी भी जिंदा है। मुझे आपकी किताब में ना ये बहुत अच्छा लगा कि तो आपके एग्जाम्पल्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। पिछले 20 साल के तो जो थे वो मुझे फेमिलियर काफी सारे लगे, उसके पहले की भी खूब सारे थे, और जो अभी जस्ट 20 साल का हुआ है उन्हें वो पिछले 20 साल के सारे एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगे क्योंकि वो अभी बड़ा हुआ है। तो आई थिंक अगर कोई 20 साल का इंसान पढ़ रहा है ना, उसके लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वो पहली बार शायद पढ़ेगा, वो अपनी एक प्रकार की पॉइंट ऑफ व्यू बना सकता है। और आपने उसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया, आपने मुद्दा क्या है वो मुद्दे को सेंटर में रख के लिखा है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है एक तरीके से। और दूसरा एक मुझे लगा कि आपकी पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें फिर हम बस उसी में अटक जाते हैं और फिर मुद्दे पे बात नहीं होती है, ऐसा ना हो जाए। बट और एक चीज मुझे अच्छी लगी आपकी किताब में कि आपने बहुत ही इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, जो कि काफी रिफ्रेशिंग था, कि इन द सेंस कि हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, उस पर आपने काफी स्ट्रेस दिया है। तो थोड़ा हमारी समझ के लिए बताइए ना कि आपके हिसाब से एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के क्या मापदंड है, और उस पे हमारे भारतीय संस्थान इंस्टीट्यूशंस कैसे खड़े रहते हैं, उस पे कैसे असेस कर सकते हैं उनको। Again, thank you for the appreciation. I'm glad you enjoyed the book. Institutions के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो पहली बात ये था कि मैंने बहुत ही deliberately एक चॉइस किया था कि institutions के ऊपर आज तक ज्यादातर जो बुक्स लिखी गई हैं इंडिया में, वो इंस्टीट्यूशन की बजाय ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। जैसे कि आप इलेक्शंस ले लीजिए या वो इलेक्टोरल लाइफ ले लीजिए, ज्यादातर उस पर जो किताबें लिखी होगी वो कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारे भारतीयों के जो इलेक्टोरल लाइफ का एक हिस्सा है, और इसके काफी सारे हिस्से। एक तो स्टेट लेवल कमीशन होते हैं, काफी सारे इलेक्टोरल पावर स्पीकर के पास होते हैं। तो इन सबको, पूरे जो सारे सिस्टम, सारे रूल्स हैं, उन सबको मिला के एक चीज कहते हैं जिसे इंस्टीट्यूशन कहेंगे, जो अपना इलेक्टोरल लाइफ के इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही सोशल लाइफ के, इकोनॉमिक लाइफ के बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं हमारे देश में। तो ये वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन इस किताब में मैंने ली है। और मैंने काफी रिसर्च किया कि व्हाट आर गुड इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज वेरी ऑफ्टन हम जब कहते हैं गुड इंस्टीट्यूशन, अपनी आइडियोलॉजी ले आते हैं कि इंस्टीट्यूशन ये ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए या हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए एक्सेट्रा। तो मैंने कहा सोसाइटी कैसी होनी चाहिए वो तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र हमें बता देगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस विल बी कि वो प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट क्या होगा। तो मैंने आउटकम की जगह प्रोसेस पे फोकस किया है, और उस हिसाब से 3 चीजें मैंने कही कि इंस्टीट्यूशन को करनी चाहिए। एक, इंस्टीट्यूशन को जो सेटअप करने वाला लॉ होता है, जो कानून होता है, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पावर्स है, क्या नहीं है एक्सेट्रा। जैसे आप इंडियन इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, कई बार कहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर के लिए सरकार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है ना कानून में लिखा है, ना कोर्टों ने ठीक से बताया, तो नहीं पता है। तो ये पहला। दूसरा, कि अगर कानून स्पष्ट है, फिर भी लोगों के पास डेटा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए कि लेट 1990s में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग करने के पहले आपको एक हाई लेवल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें 3 सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब किसी को नहीं पता वो कमेटी कब मिलती है, कितनी देर के लिए मिलती है, कितने एप्लीकेशन आते हैं। तो हम जान भी नहीं सकते कि जो एक इंस्टीट्यूशन बना गया सर्वेलेंस का, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये दूसरी बात हुई, ट्रांसपेरेंसी। तीसरी बात, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी, कि अगर मैं एक सरकार का एक भाग हूं और मैंने एक पॉलिसी निकाली है, तो कोई इंडिपेंडेंट भाग उसके ऊपर ओवरसाइट रखे कि वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे कि बुक बैन करने के लिए इंडिया में काफी सारे कानून हैं। एक कानून ऐसा है जिसमें अगर आपका बुक उस कानून के हिसाब से बैन किया जाता है तो आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते हैं। तो मतलब जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर, एवरीथिंग इज द गवर्नमेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंस नहीं होता है, दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम। तो ये 3 मैंने जो कहे प्रिंसिपल्स है ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस। अनलाइक मोस्ट अदर थिंग्स, कहीं पर हम पास है इंडिया में, कहीं पर फेल है। इट्स अ मिक्स्ड पिक्चर, एंड बुक इसी बारे में है कि डिफरेंट एरियाज में हाउ डू वी थिंक। बहुत शानदार। तो सुभाषीष, ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और स्पेसिफिक एरियाज वाले भी हैं, लेकिन उनमें जाने से पहले थोड़ा एकदम आजादी के टाइम के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि पाथ डिपेंडेंस बहुत
महत्वपूर्ण होता है इस एरिया में। तो हम लोग समझना चाहते हैं कि आपकी किताब और हम लोग भी जो इस पॉडकास्ट में अक्सर कहते हैं कि भारतीय स्टेट जो है, राज्य है, वो सर्वभूत भी है और सर्व अनुपस्थित भी है, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी एब्सेंट दोनों है। जहां नहीं चाहिए वहां बहुत बड़ा है और जहां चाहिए वहां बहुत कम है। तो आपके अनुसार हम लोग ऐसा क्यों है? ये राज्य ऐसा बना क्यों बना? ये राज्य ऐसा बना क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफी सारे सर्कमस्टेंसेस थे। एक थे जो जिनको मैं कहूंगा लॉस प्रिवेंशन, की पार्टीशन हुआ था बहुत, इंक्लूडिंग सम ऑफ द ब्रिटिश जनरल्स हु वर लिविंग। उन्होंने कहा था कि ये देश साथ नहीं रहने वाले, ये अपने विल गेट बॉल्कनाइज्ड, डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा। तो ये काफी सारे लीडर्स इंक्लूडिंग वल्लभ भाई पटेल, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बट इक्वली इंपॉर्टेंटली देयर वर लीडर्स जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा बिलीफ रखते थे। वो कहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे चीजों पे डिलीवर कर पाएगा। जैसे नेहरू जी चाहते थे कि सोशलिज्म हो, कि इमेंसिपेशन ऑफ द पुअर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराना चाहते थे, जो कि उनको लगा कि मैं सेंट्रलाइज तरीके से करा सकता हूँ। वैसे ही बी आर अम्बेडकर भी कास्ट के ऊपर अटैक करना चाहते थे। उनको ये डर था कि अगर छोटे छोटे प्रांत हो गए या पंचायत लेवल हो गए, दीज विल बिकम डेन्स ऑफ कास्टिज्म। सो बोथ फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीजंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे कि ज्यादा सेंट्रली फेडरेटेड यूनिट हो। और उस वजह से जो हमारा दिक्कत टू मच गवर्नमेंट, जब मैंने कहा कई तरीकों से एक टू मच सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हमारे यहाँ पर बहुत फिस्कल पावर, पैसे और पावर ज्यादा डिवॉल्व नहीं किए गए हैं प्रोविंसेस को। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेट को यूज करके वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने काफी एक्सपेंसिव स्टेट बनाया। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारे पास ना रिसोर्सेज थे, ना इतना मैन पावर था जो कि हम एक्चुअली उन सारे प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाए। एंड विच इज व्हाई हम ऐसी एक प्रॉब्लम में है जहाँ की हम बहुत ही सिलेक्टिवली एक्सेसिव गवर्नमेंट में है। और ओवरऑल तो आई मीन, जबकि मेरा एटलीस्ट इंप्रेशन तो ये था, ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा लगती है जिससे हमको स्टाइफल कर रही है, लेकिन बाकी विकसित देशों से हम कंपेयर करें तो गवर्नमेंट का बजट और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और जीडीपी, दोनों में ही भारत बहुत पीछे है ना। बिल्कुल। और अगर मैं इस बुक को एक ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नाम दे पाता तो मैं कहता हाउ टू मच अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट होल्ड्स इंडियंस बैक, लेकिन मुझे लगा वो बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा एक बुक के कवर पे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअली इंडिया में ज्यादा टू मच गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर आप पुलिस देखें, लॉयर्स देखें, कोर्ट्स देखें, कोई भी मेजर ले लीजिए, इंडिया में टू मच गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना लोग है टू मच गवर्नमेंट करने के लिए। लेकिन हमारा एस्पिरेशन हमेशा टू मच गवर्नमेंट करने का होता है, जो कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ये भी देख लेगा, वो भी देख लेगा। सो रास्ते पे आपके कूड़ा है कि नहीं, वहां से लेकर कौन सी फिल्म निकलनी चाहिए, वहां से लेकर कैसे रेगुलेट होने चाहिए बिजनेसेस, सब कुछ करना चाहती है हमारी सरकार। और हम इंडियन सब कुछ चाहते हैं कि हमारी सरकार करे। जब ऐसा होता है कि हम ज्यादा गवर्नमेंट को फैला देते हैं तो किसी भी एक एरिया में गवर्नमेंट कम हो जाती है, बिकॉज हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है। तो मेरा यही बुक में सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली इफेक्टिव हो, एक्चुअली जो चीजें उन्हें करनी चाहिए, अच्छा कोर्ट सिस्टम खड़ा करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए एक्सेट्रा, जो भी पब्लिक फंक्शंस है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, अगर हम चाहते हैं गवर्नमेंट वो अच्छे से करे, देन वी नीड टू गेट इट आउट ऑफ एरिया जहां उनको नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नॉट हैव a censor board sitting and like watching all movies etc. वही पैसा कहीं और खर्च कर दो तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। तो जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था ना, ये भारत का जो संविधान है ये सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं लाना चाहता पर सामाजिक क्रांति भी लाना चाहता है। और यही सोशल रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत तो बहुत बढ़िया थी और शायद जरूरी भी थी, बहुत जरूरी थी तब, क्योंकि हमारे भारत में इतनी सारे डिफरेंसेस थी और ऐसी प्रथाएं थी जिसके बलबूते पे एक देश तो नहीं बन सकता था। तो वो शुरुआत अच्छी रही, लेकिन क्या हम लोग इस तरीके से सोचे कि वो सामाजिक क्रांति का फेस था वो अब थोड़ा कम हो गया है, या फिर उसे अब राज्य को सामाजिक क्रांति नहीं करनी चाहिए, जो उसके दायित्व हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसे निभाना चाहिए अब? तो ये फ्रेज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग, अरविंद सुब्रमण्यम ने भी एक फ्रेज दिया है, प्रिकॉशियस डेमोक्रेसी, देवेश कपूर ने भी इसके ऊपर लिखा है कि किस तरीके से हम लोग पब्लिक सर्विसेज की डिमांड कम रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग राज्य से चाहते हैं कि वो हमारे लिए पर्सनली या हमारी कम्युनिटी के लिए एक ना एक कुछ चीज दे दे, लेकिन पब्लिक गुड्स जिसे हम लोग क्लासिकली कहते हैं उसकी डिमांड कम होती है। तो इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में ये सोचता हूँ कि हमारे सामाजिक क्रांति का जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है, वो बदल गया है। और वो बदलाव जो है
अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्टेजेस पे है। अभी अभी मैंने ये बुक पढ़ी थी साउथ वर्सेस नॉर्थ, आर.एस. नीलकंठन की, एंड आई थिंक उसमें उन्होंने काफी अच्छे से कहा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे स्टेट्स काफी सिमिलर लेवल के थे, लेकिन तब से लेके आज तक डिफरेंट स्टेट्स हैव इवॉल्व्ड एट डिफरेंट पेस। आज जो प्रायोरिटी एक यूपी और बिहार में होनी चाहिए, आप एजुकेशन ले लीजिए, वहां पर जैसे एनरोलमेंट रेट्स कम है, तो जो प्रायोरिटीज यूपी और बिहार की होगी एजुकेशन में लेकर, वो तमिलनाडु और केरला की नहीं होने वाली है। तो प्रॉब्लम मुझे ये नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो उनकी सामाजिक क्रांति का काम खत्म हो गया है, लेकिन वो अब स्टेट लेवल पे होने वाली है, ना कि सेंट्रल लेवल पे। और इस वजह से जो हमने बहुत ही ओवर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाई थी, उसका इट्स टाइम टू रिविजिट इट, एंड इट्स टाइम टू से कि जो पावर्स और जो रिसोर्सेज सेंट्रल लेवल पे दी गई थी वो हम स्टेट लेवल पे दें कि ना दें। दूसरी बात ये है कि अगर आप सामाजिक क्रांति भी करना चाहते हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज को लेकर कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि हम सामाजिक क्रांति लाने के लिए जो योजनाएं, जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज लाए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो है ही, और जो पिछले 75 ईयर्स है उसमें और ऐड होते गए हैं। तो अभी इतने ज्यादा प्रोग्राम, इतने ज्यादा स्कीम हो गए हैं कि हर चीज से फोकस हटते रहता है। तो फोकस बनाए रखने के लिए जो नंबर ऑफ स्कीम्स, नंबर ऑफ रूल्स है, उसको कम करके है कि देखिए ये मेरे अगले 10 साल तक, 20 साल तक ये मेरा फोकस होने वाला है, मैं सारे रिसोर्सेज स्टेट इसको डेडिकेट करने वाला हूँ। तो आई थिंक क्रांति का काम बाकी है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कीप इट वेरी नैरो। एक डाइकोटोमी मुझे आपकी किताब पढ़ते हुए दिमाग में और एक आई कि हम जनरली तो गवर्नमेंट को ज्यादा भरोसा, मतलब इन जनरल अगर हमें बोलना हो तो सब लोग गवर्नमेंट या स्टेट के अगेंस्ट बोलने के लिए रेडी रहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उनमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी रखते हैं। तो आपने एक कहीं कोट किया है कि ज्यादातर 70% लोग एक्चुअली गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं वर्सेस मीडिया को उनसे कम लोग ट्रस्ट करते हैं और एनजीओज को उससे भी कम लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी एक डाइकोटोमी कि हम उनको हमेशा नहीं भी पसंद करते, हम जानते भी हैं कि उनकी चीजों में बहुत सारी खामियां भी हैं, पर हम उनको ट्रस्ट भी करते हैं। तो जैसे कि जब बात आती है, आपने एक एग्जाम्पल, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इस पे कि सर्वेलेंस के मुद्दे पे, जिसमें हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का एक रीजन देके गवर्नमेंट्स काफी ज्यादा पावर अपने लिए ले लेती है और हम उनको उस मुद्दे पे जाने देते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई सेकंड सिक्योरिटी के लिए तो अच्छा ही है वगैरह करके। तो हमारे यहाँ पे उसकी वजह से काफी सेफगार्ड्स की भी कमी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि किस प्रकार के सेफगार्ड्स होने चाहिए, जैसे कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सिस्टम्स होती है, हमारे यहाँ पे नहीं है, तो उसके क्या परिणाम है हमारे यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो सर्वेलेंस का इशू है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, बड़ा ही पेचीदा इशू है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम जैसे नेबरहुड में रहते हैं, इंडिया के कई सारे दुश्मन नेबरहुड में है, टेररिज्म भी होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं। तो उस वजह से ये सर्वेलेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन जाती है लोगों के लिए, और मैं इसको समझता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी तो थे, मिलिट्री में थे, और जब भी ये नेशनल सिक्योरिटी का झंडा कोई उठाता है तब काफी लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंसेस देम, बिकॉज उनको लगता है कि जो वो कुछ भी कहेंगे तो इट विल बी कंस्ट्रूड एज समथिंग कि मतलब कुछ देश के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आई थिंक ऐसी चीजों में, ऐसी पेचीदा मुश्किल कॉन्वर्सेशंस के लिए ही अच्छे इंस्टीट्यूशन जरूरी होते हैं, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशंस दो कंपीटिंग इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर सर्वेलेंस का एक इंटरेस्ट और एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है। ये दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए इज व्हाट इंस्टीट्यूशंस विल शो अस। सो मैंने मतलब काफी सारा लिखा है बुक में इसके बारे में, लेकिन मैं 3 चीजें कहूंगा जो कि आई थिंक करनी चाहिए फ्रॉम अ सर्वेलेंस पर्सपेक्टिव। पहली बात कि अगर आप सोचे कि क्या आपको ठीक रहेगा कि अगर पुलिस किसी कभी भी आपके घर के अंदर आके रेड कर दे? नहीं, क्योंकि नो सिविलाइज्ड सोसाइटी टॉलरेट्स दैट, इंक्लूडिंग इंडिया। यू नीड अ वारंट बिफोर यू कैन एंटर माय होम। उसी तरीके से अगर आप मेरी फिजिकल प्राइवेसी के लिए आपको वारंट चाहिए होता है, तो मेरी डिजिटल प्राइवेसी के लिए भी आपको वारंट होना चाहिए। जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बिफोर एनी सर्वेलेंस रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेड, एक कोर्ट से वारंट आना चाहिए कि जहां पर पुलिस आके एक्सप्लेन करेगी कि ये रीजन है कि हमें इस इंसान पे सर्वेलेंस लगाना है, इनके फोन टैप्स करने एक्सेट्रा। सेकंड, काफी बार लोग कहते हैं नहीं बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, इंडिया में इतने हादसे होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करना है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो ठीक है, इमरजेंसी पावर्स भी आप ले लीजिए, लेकिन जैसे कि किसी को अरेस्ट करते समय भी अगर आप उन्हें अरेस्ट करते हैं तो विद इन सम टाइम उनको एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। वैसे ही आप किसी पे सर्वेलेंस कर लीजिए, लेकिन विद इन 24 to 36 आवर्स कहिए कि आपको फिर कोर्ट पे जाके एक वारंट लाना होगा, और कोर्ट ने मना कर दिया तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करनी होगी। तो पोस्ट सर्वेलेंस अप्रूवल बिकम्स द सेकंड थिंग। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हर चीज को अप्रूव कर देते हैं, उसको थोड़ा क्वेश्चन करते हैं।
कि अगर मान लीजिए साल में 100 सर्वेलेंस रिक्वेस्ट अप्रूव किए गए हैं, उन 100 सर्वेलेंस रिक्वेस्ट में से कितने एक कोर्ट में जाके एविडेंस बने हैं, वो परसेंटेज क्या है? अगर हम कहेंगे वो परसेंटेज 80% है, आई एम श्योर सारे भारतीय कहेंगे हाँ ठीक है, अगर 80% ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड in courts, then it is okay. Then my surveillance system is working fine. लेकिन अगर सिर्फ 5% या 2% यूज किए जाते हैं, तो फिर भारतीयों को ये हक होना चाहिए जानने का और पूछने का कि फिर बाकी जो 98-99 उनका क्या हो रहा है. So I think these three things, which is pre-surveillance warrants, emergency situation में post-surveillance approval, and ये summary statistics जो है, ये देशवासियों के सामने present होनी चाहिए, जिससे कि हम be able to find a better balance between surveillance and privacy. और उस डेटा का क्या होता है उस केस के बियॉन्ड? केस आया चला गया, पर एक बार आपने सर्विलेंस से डेटा कलेक्ट कर लिया, ये तो कोई नहीं कहता कि उसको मिटाना जरूरी है या उसको कैसे रखना है. तो ये बिल्कुल. मैं देखता हूँ अक्सर हम सिर्फ परमिशन पे रहते हैं कि परमिशन थी कि नहीं, चलो एक बार परमिशन मिल भी गई, उसके बाद वो डेटा का क्या होने वाला. बिल्कुल. एंड कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ सर्वेलेंस केसेस में आके कहा कि आप रिकॉर्डिंग डिलीट कीजिए, सीबीआई को बोला था, लेकिन बार बार कोर्ट थोड़ी ना आते रहेगा. तो ऐसे कोई सिस्टम भी होना चाहिए कि एक बार आपको कन्विक्शन मिल गया या नहीं मिला, आप डिलीट कर दीजिए. तो सुभाषिश, थोड़ा सवाल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फिर से आते हैं हम, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफी बात की है. तो ऐसी कोई लोक संस्थाएं हैं क्या भारत में जो आपको लगता है जिन्होंने अच्छा काम किया है या जो रिलेटिवली बेटर ऑफ है, जो आपने 3 पैमाने दिए उनके ऊपर थोड़ी बेहतर खरी उतरती है, ऐसे कोई लोक संस्थान है क्या? तो एक तो मैं कहूंगा कि जैसे 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो हर किसी में कुछ खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ 2-3 इंस्टीट्यूशंस काफी अच्छे से फंक्शन करती हैं मेरे हिसाब से. पहली बात है इलेक्शन कमीशन, जो कि एज एन इंस्टीट्यूशन खुद को काफी प्रोटेक्ट कर पाई है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो एक लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन बना पाई है, जिसकी वजह से उनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लोग बहुत उनको मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं. प्रेशर सा बना रहता है पॉलिटिशियंस पे कि इलेक्शन कमीशन ने अगर आपको कुछ बोला है तो फिर बड़ी चीज है. तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो वहां पर संविधान से उनके पावर्स आती हैं, ना कि किसी लॉ ऑफ पार्लियामेंट से. उनका जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन है उसमें एक बाई पार्टिसनशिप टाइप की होती है. देयर इज उनका रिमूवल बहुत मुश्किल होता है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में रिमूव करने के लिए. सो काफी सारे सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, बट ऑल्सो काफी सारे सेफगार्ड्स नहीं है, जो कि आज रिसेंटली न्यूज में रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन पे भी शायद इन्फ्लुएंस हो रहा हो एक्सेट्रा. दूसरा जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो आई थिंक इंडिया में काफी अच्छा काम किया है, वो है अपनी मिलिट्री. जो कि अगर आप सोचे तो मिलिट्री में इतने ज्यादा रूल्स बेस्ड सेफगार्ड्स नहीं है. अगर चाहे तो आप अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा कि सीनियर मोस्ट होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर सरकारों ने सीनियर मोस्ट आर्मी जनरल को ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है, जो कि अगेन दिखाता है कि ये काफी सारे जो प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है वो एक अनरिटन रूल्स होते हैं सोसाइटी के, और वो अनरिटन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए. ऊपर से ये आई थिंक वाइल रिसेंटली कुछ एक्यूजेशंस आए हैं कि क्या आर्मी में ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उन सब मुझे नहीं पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस आर्मी हैज बीन रिलेटिवली इंसुलेटेड. उन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं किया है. सोल्जर्स हैव द डिसिप्लिन की पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट नहीं करना एक्सेट्रा. सो आई थिंक दैट बिकम्स अ सेकंड इंस्टीट्यूशन जो कि काफी अच्छे से काम किया है. आई थिंक अगर हम अपने पड़ोसी देश की कंपैरिजन में जो आर्मी को कंपेयर करें तो ऐसा भी हो सकता है वाला एक सिचुएशन है, बट हम वहां तो एटलीस्ट उस लेवल तक जाने से तो बच गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. बिल्कुल नहीं. और ऐसे भी कोई संस्थान है क्या जो आपको लगता है हम मिस कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र में होने चाहिए थे पर है नहीं? जैसा हम लोगों ने एक एपिसोड किया था कुछ महीनों पहले जब हम लोगों ने इसी विषय पर चर्चा की थी, और 3 ऐसे संस्थान जो हम लोगों ने बात की थी, और ये मतलब स्पेसिफिक एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं. वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशन में भी कुछ चाहिए, हेल्थ में भी कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग मेटा इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे. और 3 चीज जो हम लोगों ने सोची, वो जैसे कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस जैसी कोई बॉडी जो सरकार चलाए. अभी पीआरएस वो काम करे, लेकिन पीआरएस फिर भी एक छोटी संस्था है ना, लेकिन जो सरकार के अंदर रहे और एक कैपेसिटी बने अच्छी रिसर्च करने की विद इन द गवर्नमेंट. एक वो संस्थान थी. दूसरी हम लोगों ने बात की थी कोई ऐसी संस्थान जो आपके तीसरे पॉइंट पर आती है, जो कि फिस्कल अकाउंटेबिलिटी रख पाए. तो फिस्कल काउंसिल के बारे में फाइनेंस कमीशन वगैरह ने भी बात की है वो. और तीसरी संस्था थी जो कि हमारे
जैसे बात की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी हो, अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल है वगैरह वो सब तो काम नहीं कर रहा है। तो ये 3 हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी जो शायद मेटा इंस्टीट्यूशंस है जो हर एरिया में बेहतर पॉलिसी ला पाएंगे अगर ये इंस्टीट्यूशंस हो। तो आपने कुछ सोचा है क्या? आपको क्या लगता है ये 3 ठीक है या और कोई ऐसे संस्थान है जो भारत का लोकतंत्र बिल्कुल मिस कर रहा है बुरी तरीके से? प्रणय, मैं ये कहूंगा कि नए इंस्टीट्यूशन, नए संस्थान खड़े करने की जगह हमें जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको थोड़ा करीब से देखते हैं और कहते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं वो वाला लेंस यूज करूं तो इंडिया में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी मिसिंग संस्थान है वो है पार्लियामेंट। अच्छा। कि हमारे पार्लियामेंट में बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ काफी कमेंटेटर्स ने कहा है कि पार्लियामेंट बड़ी इनइफेक्टिव बन गई है। अगर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होने के हिसाब से, अगर मैं सिर्फ मेरा एक ही काम है कि मेरी पार्टी ने विप जारी किया है, मुझे उस विप के हिसाब से वोटिंग करनी है, तो फिर हम नहीं, हम पार्लियामेंट तो क्यों जा कहते रहे हैं हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्टी बन गए हैं वो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्टी। एग्जैक्टली। तो अगर संस्थानों की बात की जाए तो आई थिंक संसद को स्ट्रेंथन करना शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, बिकॉज ये अंबेडकर ने भी कहा था कि अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेली अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन इंडिया में वो नहीं हो रहा है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है, फिर जो पार्लियामेंट का एजेंडा है वो पूरी तरह से सरकार ही बनाती है, स्पीकर बनाते हैं जो कि सरकार के सेम पॉलिटिकल पार्टी से है। जबकि आप यूके में अगर देखिए तो यूके में साल में 20 दिन विपक्ष डिटरमिन करती है कि संसद में क्या डिबेट होगा। तो ये सारे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं हमें दूसरे देशों के देखने चाहिए और जो भी हमें अच्छा लगे वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी संस्थान है जो हमें बचानी चाहिए वो है पार्लियामेंट। द सेकंड थिंग जो कि मैं ये नहीं कहूंगा बचानी चाहिए लेकिन ज्यादा इफेक्टिव करना चाहिए, कोर्ट सिस्टम। सरकार का, एक गवर्नमेंट का मोस्ट बेसिक फंक्शन इसकी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, कि जस्टिस डिलीवरी हो, कि मेरा और आपका कुछ विवाद हो गया टू सिटीजंस, तो समवन हैज टू बी एबल टू रिजॉल्व इट। और वो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल रोल है एक सरकार का या एक व्हाटएवर एक संस्थान का। और इस केस इंडिया में बिकॉज इतना ज्यादा बैकलॉग है, केसेस के रिजल्ट्स आने में 5 साल 10 साल और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, उसकी वजह से हमारे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस इन इफेक्ट वीकन होते जाते हैं। अगर हम देखें अभी पिछले हफ्ते इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला केस भी ऊपर है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो कितने सालों से चला रहा है, इतने सालों बाद अगर उसमें 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, इतने सालों बाद अगर जजमेंट आएगा भी तो थोड़ा तो इनइफेक्टिव रहेगा ही। वैसे सिमिलरली जो कश्मीर वाला 2019 का केस है वो भी अभी जब आएगा जजमेंट तो काफी साल गुजर चुके हैं, राइट। एंड आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी इज की कोर्ट्स अपने जजमेंट जल्दी देते रहे, नॉट जस्ट ऑन दीज बिग इश्यूज बट इवन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजंस। लैंड फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारे लैंड का इतना अनसर्टेनिटी रहता है बिकॉज कोई भी डिस्प्यूट फिर इतनी देर तक चलती रहेगी। सो आई थिंक पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स are the two biggest institutions that India must relook at and try to improve. जैसे कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की तो उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी दी थी और आज आई थिंक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वापस वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सेल के लिए वो शुरू हुआ है वापस। तो आई थिंक उसका मतलब उन्होंने स्टे भी नहीं करे, उन्होंने एटलीस्ट स्टे कर सकते थे ना जब तक वो अपना जजमेंट रिजर्व कर रहे थे। तो बट हाँ ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की चीजें हो रही है। तो सुभाषिश, मैं वो सामाजिक क्रांति वाले पॉइंट पर फिर से जाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक क्रांति अभी भी चलती रहनी चाहिए लेकिन उसके मोड्स बदल गए हैं, उसके तरीके बदल गए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बदल गए। तो ये मैं काफी द्वंद में रहता हूँ इस तरीके से कि सामाजिक क्रांति को हम कैसे डिफाइन करें, है ना। क्योंकि अब जैसे हम लोग बोले हर जगह पर या तो स्टेट फेल कर सकता है या मार्केट्स फेल कर सकते हैं या फिर हमारी समाज भी फेल कर सकते हैं। तो कई सारे सामाजिक फेलियर्स हैं भारत में भी। जैसे आप देख लीजिए विमेन्स लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, फिर अभी जो सेम सेक्स मैरिज वाला वर्डिक्ट आया था वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हम लोगों को सामाजिक क्रांति चाहिए लेकिन फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि हर कोई बोल सकता है कि सब जो भी प्रॉब्लम है वो सामाजिक क्रांति ना होने के कारण से, और इसीलिए राज्य को करना चाहिए क्योंकि राज्य नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं? मैं इसको एक पर्टिकुलर लेंस जो कि कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी,
उस लेंस से अप्रोच करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि हाँ, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट से कि सरकार ये भी करेगी, सरकार वो भी करेगी। सरकार के पास ये सब करने का कैपेसिटी नहीं है। तो अगर सरकार के पास लिमिटेड कैपेसिटी है तो क्या चीजें करनी चाहिए? मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए जो कि संविधान में हमने अपने सरकार के साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हमने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि ये अपना संविधान है, ये हमारे वैल्यूज है, ये हमारे राइट्स है, ये हमारी ड्यूटीज है। सरकार को उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीजों पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है। इसके दो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहली बात मुझे क्रिमिनल डेफेमेशन कि क्रिमिनल डेफेमेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि अगर मेरा और आपका विवाद हो जाता है और आप मेरे पे क्रिमिनल डेफेमेशन का दावा कर देते हैं तो मैं जेल जा सकता हूँ इसकी वजह से। अब ये सब सोचे कि मेरा और आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें स्टेट कैपेसिटी की यूज की जाती है, जेल में क्यों डाला जाता है? वैसे भी हमारे जेल ओवरक्राउडेड है। जेल में अगर मैं गया तो मैं टैक्स पेयर मनी मुझे सब्सिडाइज कर रहा है, क्यों? मतलब ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल आई डोंट थिंक होना चाहिए। दूसरी बात ये अराउंड मोरालिटी एंड सेंसरशिप। तो मैंने बुक में भी इसके बारे में लिखा है। आपको याद होगा 20 साल पहले केस हुआ था कि रिचर्ड गियर इंडिया आए थे, उन्होंने एक इवेंट पे शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया था और फिर ये केस 20 साल तक चला, कोर्ट्स में चला, मीडिया में चला, इतना सारा रिसोर्सेस, कोर्ट का टाइम गया इस पे, पुलिस का टाइम गया इस पे। तो ये सारी जो चीजें भी हैं, मोरालिटी, अब ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड है नहीं कि ये मोरालिटी है, वो मोरालिटी है। और मेरे को लगता है कि 20 साल में हमारी सोसाइटी इतनी इवॉल्व कर गई है कि आज अगर वही चीज होती जहाँ केस होता, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होती। तो ये सारी चीजों से हमारा जो सोसाइटल गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है वो निकाल कर वी शुड फोकस ऑन थिंग्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन्वॉल्व हो। जैसे कि आपने कहा सेम सेक्स मैरिज, राइट? सेम सेक्स मैरिज एक क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है और बिकॉज हमारी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये क्वेश्चन है कि हाँ, ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है, तो शायद इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन या आप सोचिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कई जगहों पे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी काफी होता है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी होता है। तो गवर्नमेंट, सरकार को इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो। अच्छा सा कोर्ट सिस्टम बनाइए, कोर्ट सिस्टम को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने दीजिए एंड द गवर्नमेंट डजंट नीड टू बी इन्वॉल्व्ड। तो शिवाशीष, आपने ये एग्जाम्पल भी जो दिया मोरालिटी का खासकर, तो ये हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली सरकार हर चीज में घुसी रहती है ना, मतलब उनको बताना है भाई कि हम, क्योंकि एक तरह से सरकार रेवोल्यूशनरी भी है और सोसाइटी की वैल्यूज को अपहोल्ड करने की चौकीदारी भी कर रही है ना? दोनों चीजें हैं सरकार के हाथ में। तो ये, लेकिन ये ऐसा क्यों है? मतलब ये हिंदुस्तानी पब्लिक जो है, हमारी सोसाइटी सरकार के हाथ में ऐसा दंड क्यों देती है जिसको वो फिर हमारे ऊपर ही चलाती है? हाँ, एक चीज जो मैंने बुक में लिखी है और एक चीज जो कि मैं पिछले 6 महीने बुक रिलीज होने के बाद मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा है। बुक में जो लिखा है वो ये है कि अगर आप हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें, वो बहुत ही फैमिली बेस्ड होता है, कम्युनिटी बेस्ड होता है। हमारे लाइफ में कौन सा डिग्री करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इस सब में हमारे पेरेंट्स का, फैमिली का, एल्डर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। सिमिलरली फैमिली के बाहर एक मतलब कम्युनिटी बनती है, मतलब आप मान लीजिए कम्युनिटी के मुखिया होते हैं। वैसे ही आई थिंक बिकॉज ऑफ वो जो अपना फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर है, एक तरीके से हम एक पूरे देश को कहते हैं कि देशवासी, भाई बहन, एक फैमिली है, इंडियन फैमिली, और उस फैमिली की मुखिया है सरकार। तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि आप फैमिली के एल्डर्स की बात सुनिए, और इस वजह से हम काफी टॉलरेट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप ऐसे बिहेव कीजिए या वैसे बिहेव कीजिए, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं एज ए कम्युनिटी। वेयरएज, एंड मैं नहीं कह रहा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन वेस्ट में बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। वहां लोग अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करते हैं कि नहीं, आप मुझे नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, और वही बगावत वो अपने सरकार के प्रति भी लाते हैं कि सरकार कुछ भी करे, मैं सरकार, मैं वहां पर जाके, वहां पर जैसे प्रोटेस्ट भी होते हैं, जो लैंग्वेज, जो भाषा वो लोग यूज करते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए, वो हम सोच भी नहीं सकते इंडिया में अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो एक तो आई थिंक ये कल्चरल चीज होती है जहां पर हम इसको टॉलरेट करते हैं, एनकरेज भी करते हैं। लेकिन दूसरी आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इन इंडिया टू सम एक्सटेंट हमारे जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स हैं वो काफी वीक हो गए। हमारे एक दूसरे के साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वीक हो गए हैं। अगर जैसे यहाँ पर मेरे घर के आसपास मैंने नोटिस किया, कुछ लोग फुटपाथ पे पार्किंग कर देते हैं,
और मेरा नेचुरल रिएक्शन ये नहीं होता कि चलो मैं इनसे बोलता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मत कीजिए एक्सेट्रा, ये सही बात नहीं है। मैं सोचता हूँ नहीं, सरकार को आके गाड़ी ले जानी चाहिए। तो हर चीज में, बिकॉज मेरे में ये सिस्टम नहीं है कि मैं जाके अपने को सिटीजन से बात कर पाऊँ। को सिटीजन डजंट फील द प्रेशर फ्रॉम सिटीजन। उनको नहीं लगता कि अच्छा आसपास के पड़ोसी मुझे बोल सकते हैं कि गाड़ी मत पार्क, उनको लगता है सिर्फ सरकार आके मुझे बोल सकती है। So because our social bonds are so weak, therefore हम हर चीज पे चाहते हैं कि सरकार आके हमें क्लास मॉनिटर की तरह बिहेव करे, वरना हम बड़े बदमाश देशवासी और हम बिहेव बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आई थिंक ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से सरकार हर चीज में घुसी रहती है, जहाँ की नहीं होना चाहिए। बिकॉज हर चीज में घुस जाते हैं तो फिर उनके पास कैपेसिटी नहीं रहती कि बाकी का काम ठीक से करें। शुभाजी, इसमें एक फॉलो अप पूछूंगा मैं, तो क्योंकि आपने बगावत वाली बात करी, तो इस पे काफी चर्चा भी होती है हिंदुस्तान में जनरली कि भाई 50s वगैरह में प्यार किया तो डरना क्या है का माहौल था, और फिर 2000 आते आते हो गया कि बाबूजी से पूछ के शादी करेंगे सिमरन। ठीक है, तो ये जो फासला हुआ है, मतलब यूजुअली सोसाइटीज जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं बाकी जगहों पे, और मतलब बगावत बढ़ती है सोसाइटीज में, लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ और कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान कुछ हद तक रिग्रेशन टू मीन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये चेंज हुआ है। किस वजह से हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम, और काफी लोगों ने इस पे अटकलें लगाई है, पर इसमें आपकी भी कुछ अटकलें हैं क्या? ये ऐसा क्यों हुआ है भारतीय समाज में? सर मैंने इस विषय में ज्यादा सोचा नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहूंगा। पहली बात कि एक तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एवरीवन वाज सो यूज्ड टू कि मतलब तब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी थी, तो वो जो बगावत का जो एक मसल बनता है बॉडी में, वो उनके पास हाँ जो सेंटिमेंट है, मसल बनता है, कैसे बगावत होनी चाहिए, वो सब उस जनरेशन को पता थी। और वही जैसे नया कंट्री बना और रूलर्स चेंज हो गए, लेकिन बिकॉज उनको पता था कि बगावत कैसे की जाती है पावरफुल लोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो वो बगावत कर सकते थे। दूसरी बात ये होती है कि मेरे हिसाब से कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप करता गया, ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं कि काफी लोगों के, जैसे मीडिया ले लीजिए, मीडिया को पता है कि हमारा जो लाइसेंस है या हम ऑपरेट इसलिए कर सकते हैं कि सरकार ने हमें परमिशन दिया, सरकार किसी भी परमिशन बंद कर सकती है। और सरकार का जो ये दबदबा है पूरी इकोनॉमी में, वो ओवर द इयर्स बढ़ता गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच गवर्नमेंट हैज बीन इन पावर, ये दबदबा गवर्नमेंट का बढ़ता गया है। एंड जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वैसे वैसे काफी लोग कहते हैं कि मीडिया साइलेंट हो चुकी है, काफी लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट साइलेंट हो चुके हैं, काफी लोग कहेंगे नॉन प्रॉफिट एनजीओ सेक्टर भी साइलेंट हो गया है। तो आई थिंक ये इंडिया में होता है, लेकिन मैं अग्री नहीं करता हूँ कि वो बगावत का सिलसिला अभी कम होता जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि दुनिया भर में देखा गया कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो उसी के साथ सोशल लिबर्टीज भी इंक्रीज करती हैं जनरली। और जैसे जैसे हमारा स्टेट्स, हमारे सिटीजन्स ज्यादा एजुकेटेड होते जाए, मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव। जैसे आप इंडिया के सबसे मोस्ट एजुकेटेड स्टेट्स तमिलनाडु एंड केरला, दे हैव अ ट्रेडिशन कि हर 5 साल में वो गवर्नमेंट बदलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के सिटीजन हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं गवर्नमेंट से। एंड आई थिंक एजुकेशन का वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च भी किया गया क्रॉस कंट्री कि जैसे जैसे लोग ज्यादा एजुकेट होते हैं, वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं अपने गवर्नमेंट से। तो मेरे पास आई फील होप कि जो क्वेश्चनिंग माइंडसेट है वो जरूर वापस आएगा। इसमें मैं एक बस काउंटर फैक्ट डाल दूंगा कि आई मीन एटलीस्ट, लेकिन तमिलनाडु हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट है जिसमें सेम कास्ट मैरिज होती है। कंपैरेटिवली जो हम कभी कभी सोचते हैं नॉर्थ के स्टेट गरीब हैं, ये हैं वो हैं, वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस तमिलनाडु से ज्यादा है। तो एक सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म और मे बी पॉलिटिकल समझ की इसको उठापटक करनी चाहिए, दोनों में फर्क है। और एजुकेशन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लिबरल ही बनाए, एजुकेशन आप हर तरह से यूज कर सकते हैं और आपको समझ देती है, टूल्स देती है हर तरफ जाने की सोसाइटी में। जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरफ लेके जाए सोसाइटी को। मैं इसमें थोड़ा सा मैं भी अपना ओपिनियन जोड़ देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि लोग ना अपनी लिबर्टीज पहले से ज्यादा अप्लाई तो कर रहे हैं, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो हमारे रूल्स भी ज्यादा ये बन रहे हैं ना कि अरे ये कन्वर्जन फॉर मैरिज वाला वगैरह जो ला रहे हैं, वो उसका दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन है, क्योंकि एक्चुअली लड़कियां जाके डिसाइड कर रही है अभी अपने लिए कि मैं ये करूंगी या मैं इससे शादी करूंगी। तो वो लोग आई थिंक अपने पर्सनल लेवल पे अपनी लिबर्टीज असर्ट कर रहे हैं, और शायद समाज एक तरीके से अपना उस पे सामने उसको बढ़ाने की, मतलब वो अपने कंट्रोल्स वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले एक फैमिली लेवल पे हो जाता था कि बेटा मत करना, अब वो नहीं सुन रहे हैं, लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो आई थिंक उसका एक रिएक्शन है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं ये भी कहूंगा कि
कई जगह पर कई एरियाज में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एरियाज में पीछे बढ़ेंगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी जिगजैग काइंड ऑफ जर्नी. अगर सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे काफी सोशल एक्सेप्टेंस भी है और लीगली ज्यादा इश्यूज मतलब नहीं रही है इस कम्युनिटी को. लेकिन इनका भी अगर हम जर्नी देखें, पिछले 20 साल में इंडिया की जो जर्नी रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया, सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे आया है. तो काफी जगहों पर हम प्रोग्रेस करेंगे, काफी जगहों पर हम रिग्रेस करेंगे. और आई थिंक द होल पॉइंट इज कि इट्स अ जनरेशन लॉन्ग जर्नी कि कोशिश जारी रखनी पड़ेगी. ये आपने अच्छी बात बोली कि जैसे सरकार को हम लोग परिवार के मुखिया की तरह देखते हैं, और उस वजह से मैं अक्सर सोचता हूँ, एक सवाल नहीं है लेकिन बस एक कमेंट है और आप सब लोगों के विचार भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग सरकार को एक मुखिया की तरफ देखते हैं, तो हम लोग ज्यादातर सरकार से सिर्फ एक लॉ या एक पॉलिसी की मांग नहीं करते, हम लोग एक प्रोग्राम की मांग करते हैं. तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, शायद हर कोई एक्सेप्ट करता है कि ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में और सरकार को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, ये शायद सब लोग मानते हैं. लेकिन सरकार का जो सॉल्यूशन है और था भी कि एक उसको सॉल्व करने के लिए हमें बड़ा पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में फिर रिजर्वेशन भी रख सकते हैं. तो ये सिर्फ हम लोग लॉ नहीं, शायद एक तो हम लोग को शायद समाज में भी बदलाव लाना है कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, और शायद जो लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छे लॉज होने चाहिए. ठीक है, तो उन दोनों की बजाय हम लोग एक प्रोग्राम ले आते हैं जिससे हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वैसे ही आप विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की भी बात देख लें, अब सॉल्यूशन उसका यह है कि आप फ्री बस सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर आप कुछ और एक चीज फ्री दीजिए, या फिर बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आइए विदाउट कंपटीशन, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो इस आप तीनों को लगता है क्या कि हम लोग प्रोग्राम्स के बारे में डायरेक्टली सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये सरकार मुखिया है तो सिर्फ सरकार को ही सॉल्व करना चाहिए ये प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे, सिर्फ एक लॉ लाने से या फिर कुछ स्पेशल करना चाहिए उस सेक्टर के लिए. तो आपको क्या लगता है? शुभाशीष, आपसे ही शुरू करते हैं. तो मैं दो चीजें कहूंगा इसमें कि पहली बात है, हम सरकार का जो फील्ड ऑफ विजन है वो मैक्सिमम 5 साल का होता है. जो भी चीज 5 साल में उनको वोट ना दिलाए वो कोई भी सरकार नहीं करना चाहेगी. जिस वजह से हर चीज हम मिशन मोड पे करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि ज्यादा जल्दी रोल आउट हो जाए, उसके इम्पैक्ट भी लोगों को ज्यादा जल्दी दिखे ताकि वोट आए. जो चीजें बहुत टाइम लेती है, अगर आप सोचे कि मुझे मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश का स्कूल सिस्टम फिक्स करना है, स्कूल बढ़िया होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो ये 5 साल में करना मुश्किल होगा. और 5 साल में हो भी गया तो उसका इफेक्ट देखने में और ज्यादा टाइम लगेगा. तो हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, जहां पर टाइम बहुत लगता है, सरकारें ये सब काम नहीं करना चाहती हैं. तो एक तो ये प्रॉब्लम है इलेक्टोरल साइकिल का. दूसरा प्रॉब्लम ये है बिकॉज हमारे पास, हमने डिस्कस किया था कि पुलिस इतनी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इतनी नहीं है, जो डे टू डे फंक्शंस है हमारे काफी वीक है. जिसने भी सरकार के साथ इंटरेक्शन किया होगा, जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली मुझे एक घर के लिए बिजली का तार चाहिए था, उसके लिए had to interact with the bureaucracy, but very challenging. Whereas भारत में मिशन मोड पे जो चीजें होती है वो कई बार हो जाती है. जैसे आधार रोल आउट था, मिशन मोड में हुआ, तो वो एटलीस्ट एनरोलमेंट काफी हद तक हो गया. सिमिलरली जब भी हम हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं, अब कोई मिशन रोल आउट किया जाता है, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान एक्सेट्रा, तो ये अभियान वाला मोड, मिशन वाला मोड, हमें जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की वीकनेस है उसको साइड स्टेप करके एक नया ब्यूरोक्रेसी बना दिया जाता है, जिसकी वजह से आउटकम्स अचीव हो पाए. सो आई थिंक ये जो दो रीजंस है, इस वजह से सरकार का हर चीज के लिए एक नेचुरल रिएक्शन आता है कि इसको एक योजना बना देते हैं, योजना को रोल आउट करते हैं. शुभाशीष, इसमें मुझे पूछनी थी एक चीज कि चलिए, जो पॉलिटिकल पार्टी का तो इलेक्टोरल साइकिल है कि भाई हर 5 साल में बदल सकती है या उसको जवाबदेही देनी है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन या ब्यूरोक्रेसी, और शायद आपका पॉइंट भी वो है, वो तो लंबा व्यू ले सकती है ना. ब्यूरोक्रेसी तो 5 साल में हिंदुस्तान में तो चेंज नहीं होती, जैसे अमेरिका में तो हो जाती है काफी हद तक, पर जैसे हिंदुस्तान में तो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी. तो ब्यूरोक्रेसी के क्यों नहीं लॉन्ग टर्म इंसेंटिव है कि वो, अगर मान लो मुझे उत्तर प्रदेश का स्कूल सिस्टम ठीक करना है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, वो क्यों नहीं सोच पाता है कि मैं अगले 20 साल में क्या अचीव करना चाहता हूँ, या 10 साल में, व्हाटएवर, जो भी. अगर आज पहली क्लास में एक बच्चा है तो इस बच्चे का मैं आउटकम 10वीं तक आते आते 9 साल में चेंज कर दूंगा. तो ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता?
पहले तो एक्नॉलेज करते हैं कि जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है वो डिस्पाइट दीज चैलेंजिंग कंडीशंस, काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मतलब अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ द रेगुलर जॉब्स एज वेल एज उन्हें अगर कोई नई योजना निकालनी होती है वो काफी अच्छे से की जाती है। तो स्पेशली द स्टेट लेवल, अगर आप सोचे कि जैसे मिड डे मील था, श्रेय दिया जाता है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स को, लेकिन इवेंचुअली जो रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन किया था वो किसी ब्यूरोक्रेट ने किया होगा। तो एक तो उनको उनको मैं पर्सनली बहुत श्रेय देता हूँ कि डिस्पाइट दी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस वो काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन उनपे सबसे ज्यादा लिमिटेशन इंडिया में ये है ऑफ द ट्रांसफर राज, कि जो एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एक ब्यूरोक्रेसी को, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए पुलिस को, वो नहीं मिलती है इंडिया में। जैसे पुलिस का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब इमरजेंसी में पुलिस का मिसयूज हुआ था उसके बाद काफी सारे ऐसे कमीशन आए थे जिन्होंने कहा था कि मिनिमम टेन्योर आपका 2 साल या 3 साल होना चाहिए ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, दैट होम मिनिस्ट्री डे टू डे ऑपरेशनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लेवल पे इन्वॉल्व होनी चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे सुझाव आए थे इमरजेंसी के बाद। यही फिर 1990s में एक फॉर्मर डीजीपी गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का 2006 में जजमेंट भी आया था कि ये सारे कुछ 10-15 उन्होंने उदाहरण दिए थे कि ये 10-15 चीजें करनी चाहिए ताकि पुलिस इंसुलेटेड रहे पॉलिटिकल क्लास से। लेकिन ये नहीं हुआ है, और सिमिलर चीज आईएएस में भी होती है, अदर ब्यूरोक्रेसीज में भी होती है कि इनका ट्रांसफर होते रहता है। अगर आप सरकार कहे कि मुझे ये स्कीम करना है, अगर आपका ओपिनियन भी हो कि ये स्कीम नहीं होनी चाहिए, द इजीएस्ट थिंग टू डू इज कि आपको ट्रांसफर करके किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। सो इवन तो ब्यूरोक्रेसी इज मेंट टू बी दैट फल्क्रम ऑफ कंटिन्यूटी, वो नहीं कर पाती है इंडिया में क्योंकि उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सो अगर उसको हम इम्प्रूव करना चाहिए तो कुछ प्रकार के प्रोटेक्शंस लाने पड़ेंगे ताकि पुलिस हो, आईएएस हो, ये ज्यादा देर तक रह पाए अपने पोस्टिंग में, ज्यादा अच्छा काम कर पाए एक्सेट्रा। ठीक बात है। तो सुभाषिस, आपने अपनी किताब में 3 मेगा ट्रेंड्स की बात की है कि ये चीजें समय के साथ हो रही है और जिससे हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी एक तरीके से वो बदलने पे मजबूर करेगी कि ये फैक्टर्स इस इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करेंगे। तो ये मेगा ट्रेंड्स क्या है जो आपको दिखाई दे रहे हैं? तो पहला मेगा ट्रेंड मैं कहूँगा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हम दुरुपयोग कर सकते हैं, जो कि सर्वेलेंस होता है, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन होता है, काफी सारी सरकारें करती है दुनिया भर में, और उसका बेनिफिट भी हो सकता है कि एज सिटीजंस इट इज इजी फॉर अस टू स्पीक टू ईच अदर। सोशल मीडिया आ गया है, हमने व्यूज अ लिटिल बिट मोर फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, ऑडियंस बड़ा है, अगर किसी ने हमें प्रोटेस्ट करना हुआ हम लोग को एसएमएस डाल के इनवाइट कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो एक टेक्नोलॉजी हुआ। दूसरा हुआ कि आई थिंक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस केंद्र से लेकर राज्य सरकार सारी कांग्रेस की थी, कांग्रेस का दबदबा था। आज अगर आप बोल में भी कि भाजपा का दबदबा है, लेकिन मोस्ट मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रन बाय बीजेपी। मोर इम्पोर्टेंटली एक हमारी ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बन चुकी है कि सरकार अगर कुछ करना भी चाहे उन्हें सोचना पड़ेगा, अच्छा बाकी के देश क्या कहेंगे, बिजनेसेस क्या कहेंगे, क्या मेरे कंट्री से इकोनॉमिक कैपिटल निकल जाएगा एक्सेट्रा। तो आई थिंक एक फ्रैगमेंटेशन आ गया है, जो कि अच्छी बात है कि each of these powers now has to think about how the others will react, which creates some sort of a balance. So I think fragmentation of politics or the policy space is the second megatrend. The third, and the one that worries me the most, is पॉलिटिकल पोलराइजेशन। यूएस में ये सबसे ज्यादा देखा गया और स्टडी की गई है कि वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जैसे होते हैं। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स अगर आप मान लें 50 साल पहले काफी इश्यूज पे एक दूसरे के साथ अग्री करते थे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। आज अग्रीमेंट उनका जा चुका है, उनके जो देयर इक्विवेलेंट ऑफ एन एमपी, उनके वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के वोट बिल्कुल नहीं करते, एकदम सेपरेशन हो गया है। और सिर्फ ये पॉलिटिकल क्लास में नहीं हुआ, इवन एट एन इंडिविजुअल लेवल द परसेंटेज ऑफ पीपल जो कहते हैं कि दूसरी पार्टी का जो सपोर्टर है वो एक देश का नागरिक नहीं, देश का दुश्मन है, वो परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है। इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन को इतना स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन आई एम श्योर कि हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ये बढ़ चुका है इंडिया में काफी, कि ऐसे कलरफुल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भक्त कहा जाता है और सिक्युलर कहा जाता है, तो एंटी नेशनल एक शब्द बन चुका है। तो ये शब्दों का जो प्रयोग है, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने कहा था, कुछ स्टडी किया था कि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप डेमोक्रेसी को खतरे में लाते हैं। तो आई थिंक ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मुद्दा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में इतना ज्यादा रिसर्च अभी तक इसके बारे में हुआ नहीं है, जो कि हमें करना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस को ये काफी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टर्माइट्स, कि इंस्टीट्यूशंस को अंदर से खोखला कर देती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए।
इसमें खैर हिंदुस्तान एक मामले में अच्छा है ना शुभाशीष, यहाँ पे तो एक पॉलिटिशियन आज एक पार्टी में, कल दूसरी, फिर तीसरी, फिर वापस एक में आ जाता है, तो आदान प्रदान बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन में तो ये चीज बड़ा मुश्किल है करना। हिंदुस्तान में आवागमन लगा रहता है लोगों का एक दूसरे की पार्टी में भी, मतलब सिर्फ विचारों को तो छोड़िए। That's a very interesting way to look at it. पर सुभाषी, शायद मैं पूरी कन्विंस्ड नहीं हूँ, ऐसे नहीं कहूँगी मैं पूरी तरह डिसएग्री करती हूँ, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन वाले जो आपने कहा है ना, मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये फ्रेगमेंटेशन ही है, कि क्योंकि बहुत सारी चीजों में सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ा है एक तरीके से, तो फ्रेगमेंटेशन होने के बावजूद जो सेंट्रलाइजिंग पावर इतना ज्यादा है कि ये जो फ्रेगमेंट है वो भी शायद कितना इफेक्टिवली काउंटर कर पा रहे हैं इस सेंट्रलाइजेशन को। ये मेरा एक फॉलो क्वेश्चन है, शायद अगर आपने इस पे सोचा हो तो। इसमें मैं एक और ऐड कर सकता हूँ चीज शुभाशीष, अगर आपने उस एंगल से देखा है कि टेक्नोलॉजी एक ट्रेंड है जो कि सेंट्रलाइजेशन को हेल्प करती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है डिजिटल, तो और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर नहीं थी, जैसे पुलिस का एकदम क्लियर सेपरेशन है तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ही है। लेकिन जैसे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम्स डिजिटल होते जा रहे हैं और बाकी चीजें भी डिजिटल ज्यादा होती जा रही हैं, तो केंद्र सरकार के पास दो बड़े हथियार आ गए हैं, एक तो जनरल डिजिटल, और वो फाइनेंशियल टूल्स भी यूज कर पाती है क्योंकि वो फाइनेंस इंडस्ट्री पूरी डिजिटाइज हो गई है। तो आप किसी के भी पीछे उसकी मनी ट्रेल को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है, और उसके पास में जो एक स्टेट गवर्नमेंट वाला एक प्रोटेक्शन होता था ना कि भैया लोकल आपके थाने का सब इंस्पेक्टर ही आपको कुछ कर सकता है, वो वाला चीज एक तरह से एकदम से खत्म हो गया है इस ट्रेंड की वजह से। ये आई थिंक दोनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अभी हम थोड़ा डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे जो कि मुझे काफी पसंद है। फ्रैगमेंटेशन की जैसे हम अगर बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रही है। जैसे अगर आप जीएसटी भी मान लीजिए एज अ लॉ, वो काफी सेंट्रलाइजेशन कर देती है इन टर्म्स ऑफ फिस्कल रेवेन्यू, लेकिन देयर इज आल्सो डिमांड एट द स्टेट लेवल हैव बिकम अ लॉट मोर स्पेसिफिक। जैसे पुराने जमाने में सरकार राज्य में भी कांग्रेस की थी, केंद्र में भी कांग्रेस की थी, तो कोई नेगोशिएशन नहीं होता था, इतना ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होता था केंद्र और राज्य के बीच में। लेकिन अगर आज आपकी राज्य में बीजेडी की सरकार है या डीएमके की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की है, तो एक डायलॉग होता है, एक नेगोशिएशन होता है। अगर आप फिस्कल आउटले देख लीजिए, जो पिछला फाइनेंस कमीशन बैठा था, उन्होंने स्टेट्स का शेयर फ्रॉम द डिविजिबल पूल 32% से कुछ 42% कर दिया था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इट हैड फेडरलाइज्ड और डीकंस्ट्रक्टेड पावर। लेकिन एट द सेम टाइम जो केंद्र सरकार थी, दे फाउंड अ वर्क अराउंड कि उन्होंने डिविजिबल पूल का डेफिनेशन ही छोटा कर दिया और ज्यादातर सेस लगाने लगे, जो कि उनको शेयर नहीं करना पड़ता। सो नेट दीज टू इफेक्ट्स कैंसल्ड आउट ईच अदर। तो आप सही कह रहे कि एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, एक डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ये दोनों का टेंशन बना रहेगा। और मेरा ये मानना है कि डिसेंट्रलाइजिंग की जीत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है, जो कि तमिलनाडु में चलता है, केरला में चलता है, उत्तर प्रदेश या बिहार में शायद ना चले। तो मेरा ये मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो दो फोर्सेस है वो दे विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यू आर करेक्ट दैट टेक्नोलॉजी हर चीज को इतना आसान कर देती है कि आज सोच लीजिए सर्वेलेंस करना है, तो उन्होंने अगर मेरा फोन टैप कर लिया, आपका फोन टैप भी कर लिया, तो कौन बैठ के हमारे दिन भर की चर्चा सुनता रहेगा। लेकिन अगर कल एआई बन गया, जो एआई को ट्रेन किया गया कि आप ये बज़वर्ड्स निकालिए और ये क्लिप्स ही हमें दीजिए, पूरा सुनने की जरूरत नहीं, देन इट बिकम्स वेरी इजी। सो कॉस्ट ऑफ सर्वेलेंस बिकम्स मच चीपर। लेकिन टेक्नोलॉजी ही हमें ऐसे टूल्स देता है जिसकी वजह से हम सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट फाइट कर पाए, जैसे कि इंक्रिप्शन। पुराने जमाने में अगर किसी का मुझे फोन टैपिंग करना था, मैं बस लाइन से कनेक्ट करके फोन टैप कर सकता था, बड़ा आसान था। लेकिन आज अगर मुझे किसी का व्हाट्सएप डिक्रिप्ट करना हुआ, तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टूल्स नहीं है। पेगासस जैसे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जनरली जो एन्क्रिप्शन है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ये ट्रेंड है जो कि सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप हांगकांग के प्रोटेस्ट देखिए, हांगकांग के प्रोटेस्ट में लोगों को लगा था कि हाँ, चाइनीज सरकार है, ऑब्वियसली इनके पास बहुत सारी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों को और भी टूल्स मिले थे, जिसके फॉर एग्जांपल वो बिना इंटरनेट के एक दूसरे को मैसेज कर पा रहे थे बाय डेवलपिंग पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चीजों को सेंट्रलाइज करती जाएगी, वैसे ही कुछ ऐसे इंजीनियर्स होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट होंगे जो कि दूसरे तरीके से इसको इम्पैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से जब मैंने ये मेगा ट्रेंड्स वाला चैप्टर लिखा है, मैंने ये कहा कि ये मेगा ट्रेंड्स हमें किस डायरेक्शन में ले जाएंगे हमें नहीं पता है। ठीक, बराबर। ये ओपन क्वेश्चन, मेगा ट्रेंड्स ओपन क्वेश्चन ये हो रहा है, पर ठीक है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं, और आगे कैसे होगा ये एक्चुअली डिटरमिन
होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ वी एज सोसाइटी आस्क दिस क्वेश्चन। तो अगर आज हम पूछे कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हम एक दूसरे से बात करें, हम अपने सरकार को रिप्रेजेंटेशन भेजे एक्सेट्रा, तो फिर शायद ये किसी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, वरना ये ओपन क्वेश्चन मार्क्स है। बिल्कुल। वैसे सुभाषिश, आपकी किताब में एक सेडिशन मतलब राजद्रोह के ऊपर भी एक चैप्टर था और आपने काफी केसेस दिए हैं किस तरीके से सरकार उस लॉ का दुरुपयोग करती है। तो उसके ऊपर ही आप बताइए ना, पहले तो वो कैसे बाल गंगाधर तिलक पर लगाया गया था वो, और फिर वो सेडिशन लॉ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, और अब सरकार कह रही है कि उन्होंने तो हटा दिया है राजद्रोह लॉ, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं हटाया। लेकिन आप क्या कहते हैं सेडिशन के ऊपर, और उससे हमें क्या पता पड़ता है भारत के राज्य के बारे में उस लॉ के जरिए? तो सेडिशन, दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बार जब बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन का केस हुआ था, इंडिया में जो सेडिशन लॉ था और यूके का जो सेडिशन लॉ उस टाइम का था, बहुत ही डिफरेंट। यूके में सेडिशन आपको सिर्फ 2 साल की सजा हो सकती थी, इंडिया में तिलक को 6 साल की सजा हुई थी, और काफी सारे डिफरेंसेस थे। तो एक तो हमें जो सेडिशन लॉ मिला था वो पहले ही यूके का बहुत ही वर्स वर्जन मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनके लिए सिटीजन नहीं थे, हम उनके लिए सब्जेक्ट्स। फनी थिंग है कि हमने वही चीज फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वही सेडिशन लॉ अडॉप्ट कर लिया, और काफी इन मेनी वेज इट बिकेम वर्स ओवर टाइम। जबकि तिलक को अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट चाहिए था, कन्हैया कुमार को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं थी, बिकॉज 1970s में सेडिशन का जो लॉ था उसमें इट वाज मेन, उसके जो वारंट का रिक्वायरमेंट था वो हटा दिया गया था। सो ये हुई दूसरी बात कि इन मेनी वेज सेडिशन लॉ वन माइट आर्ग्यू हैज बिकम वर्स। थर्ड, जैसे कि आप भी पहले हिंट कर रहे थे कि उस लॉ को भी हम सेडिशन नहीं कहते, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से हमारे लॉ बुक में अभी भी है। एंड यही सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये हमारे इंडिपेंडेंस की भी बात है कि सेडिशन लॉ वाज एक्सप्लिसिटली डिबेटेड ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हटाया था सेडिशन लॉ को इंडिया से, एंड इट वाज रिमूव्ड एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स। लेकिन फिर वो बैकडोर से वापस आ गया था। तो ये सेडिशन लॉ एक बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि कई बार कोट अनकोट निकाला जा चुका है, लेकिन बार बार बैकडोर से वापस आ जाता है। एंड आई थिंक कई लोग कहते हैं कि हमें डीकॉलोनाइज करना चाहिए, जो ब्रिटिश लॉज है वो रिमूव करने चाहिए, संविधान को भी वापस देखना चाहिए क्योंकि ये कलोनियल संविधान है। मुझे लगता है जो कलोनियल माइंडसेट है वो बियॉन्ड द लॉज है, वो हर मतलब द अप्रोच समटाइम्स कैन बी वेरी कलोनियल इन द सेंस कि सोचते हैं कि हाँ हम सरकार है, हम लोगों को वी विल डिटरमिन हाउ पीपल लिव देयर लाइव्स, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी चेंज्ड। एंड पीपल आल्सो थिंक कि गवर्नमेंट कैन टेल अस, ऐसा आई थिंक समटाइम्स हम ही वो पावर दे रहे हैं ना उनको, हमको लगता है कि लेजिटिमेट है, अगर ये हमें बोल रहे हैं कि अच्छा ऐसा करना चाहिए तो हमें करना चाहिए, हम उस पे सवाल नहीं उठाते, तो वो पावर हम दे रहे हैं उनको। एंड आई थिंक हमें लगता है कि नहीं, सरकार को दूसरे पड़ोसी को सरकार को बोलना चाहिए कि ऐसा ना करे वैसा ना करे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हम सरकार को अगर पावर दे कि वो मेरे पड़ोसी को जाके बोलेगा कि क्या कैसे जीना चाहिए जिंदगी, किसी दिन वही सरकार आके मुझे ही बोलेगी। हाँ। तो आखिरी सवाल पर आते हैं। हम लोग काफी चर्चा कर रहे थे लोक संस्थाओं पे, तो संस्थाओं के कार्य में जनमत की भूमिका क्या है? मतलब लोग, पब्लिक ओपिनियन क्या कहता है हमारे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे, और अगर हम लोग को वो बदलना है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे थे, आपके लास्ट चैप्टर में भी आप बात कर रहे थे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पड़ोसी पर सरकार को छू ना कर दें, तो हम लोग को हमारे पड़ोसी के साथ मिलके कुछ नया करना पड़ेगा। तो क्या नया कर सकते हैं हम, क्या जरिए हैं जिससे कि हम लोग हमारे समाज को बेहतर बना सकें? तो मैं ये कहूंगा कि इंस्टीट्यूशंस, जो हमने पहला सवाल पूछा था, उसी पहला विषय उठाया था, उसी में अगर बात करें, मैंने कहा था इंस्टीट्यूशंस होते हैं रूल्स, लॉज, नियम, कानून एक्सेट्रा, लेकिन ये वो होते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी चीज होते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, वो होते हैं वैल्यूज, कि किन चीजों में हम एज ए सोसाइटी बिलीव करते हैं, क्या हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि नहीं, हम फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी काफी डिफरेंस होता है। जैसे एक इंडियन का कंसेप्शन ऑफ फ्री स्पीच एक अमेरिकन से बहुत डिफरेंट होगा। तो ये होते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। मेरा यह मानना है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को आप जितना भी बदलिए, जब तक ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं बदलते हैं तब तक चेंज नहीं आता है, या चेंज सस्टेनेबल नहीं रहता है। हम आज अगर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह भी देती कि समलैंगिक कपल्स शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो एक्चुअली फुली इंप्लीमेंट नहीं होगा। हमने पहले भी देखा था, जैसे सबरीमला का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि विमेन कैन एंटर, लेकिन नहीं कर पाए थे क्योंकि एक सोसाइटल कंसेंसस मिसिंग था। तो इस वजह से आई थिंक बिल्डिंग दैट सोसाइटल कंसेंसस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो करने के लिए आई थिंक फ्यू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पहली बात,
कि हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज दैट वी केयर अबाउट। मेरा बुक एक प्रयास था वो करने के लिए कि लोग के लिए कुछ एक्सेसिबल मटेरियल हो, लेकिन पीपल शुड रीड अ लॉट मोर। जैसे कि प्रणय ने कहा, इस इशू पे आप बहुत सारी बुक्स लिखी गई, तो खुद को एजुकेट कीजिए। दूसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया है, दोस्तों के साथ हम इनफॉर्मली ऑफलाइन भी बातें करते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज। देखा गया है जेनजी और मिलेनियल्स में कि वाइल इनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो वो डर के आगे जाके लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने आप को। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर कोई आपसे डिसएग्री करे तो आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा एज ए सिटीजन, नॉट एज एन एनिमी। एंड वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आप दूसरे साइड को एनिमी की तरह देखें तो एक लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। एंड फाइनली, व्हाटएवर वैल्यूज यू हैव टू स्टार्ट लिविंग दैट। आई थिंक, एंड यहाँ पे मैं थोड़ी गांधीयन विचारधारा रखता हूँ कि जो चेंज है, हैव टू एसेंशियली स्टार्ट एट योरसेल्फ। अगर आपको चाहिए कि सोसाइटी इंप्रूव करे, तो यू हैव टू स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट। इफ आई बिलीव एवरीवन हैज टू हैव गुड वर्क एनवायरनमेंट्स, देन आई हैव टू स्टार्ट विद द मेड इन माय हाउस, and I have to give her or him the right working environments as well. So I think ये सब है। Most importantly, I think it is a fundamental duty of a citizen to protest and to ask questions. हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम सरकार से प्रश्न पूछे तो कुछ देशद्रोह हो रहा है, लेकिन नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो सरकार से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसी तरीके से सरकार योग्य बनेगी हम नागरिकों के भरोसे का। ये बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट है शुभाशीष, ये आज की पुलियाबाजी खत्म करने का। तो बिल्कुल जो आपने आखिरी में बोला, तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर जगह चर्चा होनी चाहिए, लोगों को सवाल पूछने चाहिए और इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए। हम लोगों को सिर्फ आपस में, ऑब्वियसली हम हंसी मजाक और बाकी तरीके की चर्चाएं खूब करते हैं, और खासकर यंग जनरेशन, जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस है, लेकिन मुश्किल मुद्दों पे कभी कभी आपस में डिस्कशन करने से लोग कतराते हैं। तो वो हमारी भी यही कोशिश है पुलियाबाजी में कि चाहे कैसे भी मुद्दे हों और कैसे भी जटिलता हो, उसको बातचीत के जरिए समझा तो और जा सकता है। हल तो हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर अपनी समझ तो बढ़ा ही सकते हैं। तो इस समझ को आगे और ले जाने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं से भी हमारी गुजारिश है, आपको कुछ सवाल आते हैं दिमाग में, या आपको कुछ शिकायत है, या आपको कुछ टिप्पणी करनी है, तो जरूर हमको बताइए। सोशल मीडिया पे, चाहे ईमेल पे, हम लोग हर जगह हैं, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, फेसबुक वगैरह। और सुभाशीष की किताब जरूर पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त किताब है, और हर इंसान को पढ़ने से आपको कई चीजें पता पड़ेंगी भारतीय राज्य के बारे में, और हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, वो उसका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो जरूर पढ़िएगा इसे। शुक्रिया। 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 उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं, तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर, या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM